का फिर बेटे ऊपर की सेवा होगी। आप किसा महसूस करो क्या मना कर इसका तरफ से पैसे आराम करने लगेंगे तो फिर चलेगा नहीं काम। सुनोगे या आप अकेले रह लो या भाई साहब के साथ लंदन चले जाओ या अपनी रेणु बहन के साथ रह लो, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? खैर लंदन वाला तो हम नहीं चुनेंगे, अपना घर परिवार अपना देश तो नहीं छोड़ेंगे। अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों को राहुल शर्मा की तरफ से राम राम। आज अनमोल हरियाणा की टीम आई है भिवानी जिले के तिड़ाना गांव में। यहाँ पर आईएएस बनने पर बहन रेणु दैया का सम्मान समारोह किया गया। यहाँ पर चलिए हम बहन रेणु दैया से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम करते हैं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। वैसे तो आज पूरा तिड़ाना गांव और पूरा भिवानी जिला जान चुका आपको, लेकिन हमारे दर्शक भी आपसे परिचित होना चाहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो? मैं रेणु दैया, मैं भिवानी से ही हूँ मूल रूप से, और तिगड़ाना में मेरा जन्म हुआ और काफ़ी समय से मैं भिवानी में रह रही थी। मेरी स्कूलिंग बीपीएस से हुई, उसके बाद मेरे को बीटेक करने का मौका मिला आईआईटी रुड़की से। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई उसके बाद मैंने इसी एग्ज़ाम के बारे में सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है और उसी के तैयारी में फिर मैं लग गई। बीच में मैंने 3 साल ऑलमोस्ट जॉब भी किया पुणे में और अपनी तैयारी साथ साथ जारी रखी और अब मुझे ये सफलता मिली है और उसके लिए मैं हर किसी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो आप जॉब के साथ साथ में आईएएस की तैयारी करते रहिए? हाँ, पहले जैसे मैं पहले जॉब में नहीं थी, पहले मैंने वैसे प्रिपरेशन की थी, बट जैसे 1-2 अटेम्प्ट मैंने दिया उसके बाद मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ बैकअप भी सोच के रखना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था ईपीएफओ का, उसमें मेरा एज अकाउंट्स ऑफिसर सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ मैंने अपना नौकरी ज्वाइन की। और सिंस मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका था तो मेरे को थोड़ा आसानी रही कि मैं जॉब के साथ साथ भी प्रिपेयर करूँ, और ये जो मेरा इस अटेम्प्ट में निकला है ये जॉब के साथ साथ ही निकला है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँ आपकी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान आप किसका मानती हो? मेरी फैमिली का ही है सबसे बड़ा योगदान, तो मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाई का, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जैसे जॉब कई तरह की लाइन होती हैं जॉब के भी, लेकिन आपके अंदर आईएएस बनने का सपना आपके मन में कैसे आया? मेरा बचपन से ही था कि मैं सरकार के लिए काम करना चाहती हूँ, समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, तो वो हमेशा से ही था मेरा। तो उसी कारण से सबसे एक जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है उसके लिए तो सबसे आसान तरीका लोगों को सर्व करने का मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज ही रहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने की हर किसी की नहीं होती है, हर किसी की क्षमता नहीं होती है। तो अगर आपको समाज को सर्व करना है और आप एक निचले तबके से आते हैं और एक सामान्य तबके से आते हैं तो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज सबसे ईजी तरीका है समाज को सर्व करने का। अगर बंदा किसी भी फील्ड में जाना चाहता तो ये स्वाभाविक है कि हर बंदे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरे लिए ज़्यादातर तो जैसे फाइनेंशियली उतना नहीं था दिक्कत, क्योंकि उतने प्रॉब्लम्स नहीं आई फाइनेंशियली कभी भी। मेरे लिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल दिक्कतें ज़्यादा थी कि जैसे कोई वो मिला, कोई सेटबैक मिला या कोई असफलता मिली तो उससे किस तरह से उभरना है। मेरे लिए पर्सनली वो सबसे बड़ी दिक्कतें रही। और सिंस 3 साल से अब काम कर रही थी अकेले रह के, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आप हर किसी से कट जाते हो, आप अपना सोशल मीडिया बंद कर देते हो, आप दोस्तों से मिलना कम कर देते हो, तो वो अकेलेपन में रह के और आपको असफलता को भी झेलना है, आपको वापस भी उठना है, दोबारा भी प्रिपेयर करना है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहा था। आईएएस के लिए आपने कितनी बार परीक्षा दी थी? ये मेरा 6ठा अटेम्प्ट था। तो जी कई बार बच्चे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो निराश हो जाते हैं कि छोटो ने तो गलत उलझेड़ा में पान दे लिया, अगले छोटो कई बच्चे निराश होकर अपना जो लक्ष्य हो उस तक भटक जाए। कभी आपके मन में ऐसा नहीं है कि इतनी बार हमने परीक्षा दे ली अपना काम नहीं बना? आपके मन में भी आया कभी ऐसा? मेरे लिए एक्चुअली ये रहा कि हमेशा मैंने हर अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया है अपना। कभी जैसे कुछ बच्चों के साथ होता है कि एक अटेम्प्ट में बहुत अच्छा हो गया फिर अगले अटेम्प्ट में कम हुआ, थैंकफुली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं है। मैंने हर अटेम्प्ट में बढ़ता हुआ देखा है अपना स्कोर, तो उससे मुझे हमेशा ही प्रेरणा मिली कि मैं थोड़ा और कर लूँगी तो शायद थोड़ा और बढ़ा पाऊँ। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा इसलिए ईजी रहा कि मैं होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और बहुत बच्चे छोड़ते हुए मैंने अपने सामने बहुत लोगों को जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे वो उनको छोड़ते हुए भी देखा है। पर अगर आपको ये लगता है कि यही चीज़ है आपके लिए और आपको इसी चीज़ में जाना है तो फिर छोड़ना, जब तक एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट नहीं खत्म होते या आपकी एज खत्म नहीं होती है और आपको पता है कि आपको यही करना है, तो तब तक तो मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए हमारे साथ में इनके पिताजी भी साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनको मेरी तरफ से राम राम जी। राम राम, सब दर्शकों को मेरा राम राम जी। हाँ जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपकी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंच गई है? जी बिल्कुल, माँ बाप को अनुभव होना चाहिए। वैसे मैं बहुत गर्वान्वित मैं कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची आज इस लायक हुई, गाँव ने उनका सम्मान किया, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। हाँ जी,
लेकिन आज के समय में भी देखा जाए कई रूढ़िवादी से लोग हैं परिवार में, लड़की का गांव में लगभग गांव में ऐसे देखने को मिला 10वीं 12वीं तक स्कूल है गांव में, लेकिन वो बाहर पढ़ने तो नहीं भेजते अपनी बेटी को। लेकिन आपने अपनी बेटी को एक बेटों की तरह माना है, इतनी बाहर पढ़ने के लिए भेजा। आप अब कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कैसा लगता है, आज के समाज को क्या संकेत देना चाहते हो आप? देखो अब स्पेशली मैंने तो बेटा बेटी में कभी भेदभाव किया नहीं। जितनी सुविधा जितनी अपॉर्चुनिटी मैंने अपने बेटे को दी, शायद उससे ज़्यादा ही मैंने अपनी बेटी को दी है। इसलिए मैं तो समाज को यही कहना चाहूँगा, भाई बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक आप बेटा जितना आपका नाम रोशन कर सकता है, बेटी भी उससे भी ज़्यादा भी कर सकती है और उससे भी ज़्यादा आपकी सेवा भी कर सकती है। इसलिए बेटा और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज को ये मेरी तरफ से यही संदेश है। राम राम आंटी जी। तो आंटी जी जिस दिन बहन का सिलेक्शन होया उस दिन एक बार घर में ब्याह भर का माहौल बन गया होगा। बिल्कुल बन गया था। तो आपको कैसा महसूस हुआ? छाती चौड़ी होगी एक बताओ। अच्छा हुआ। तो अपन को ना भाई मजा आएगा नो, मजा ना अगर आप तोलन की सोचा किलो 2 किलो माले कितना का गया अपना इंटरव्यू लोगों का मनोरंजन के लिए बनाया जाए कि बात कर दूर कितना का गया हमारे रिश्तेदारी में कितना के फोन आए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सबके तकरीबन जितनी रिश्तेदारी सब अच्छा। है। तो कई परिवार हम देखा हाँ थोड़ी ठीक से 17-18 साल की हो है और उसका बैग जिक्र चलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है भाई। मैं तो बहुत जब इसको IIT की कोचिंग थी तो मैं हमेशा इसके साथ जाना, इससे मतलब सुबह इसके साथ जाना, शाम को वापस आना दूसरे। मैं तो बहुत ही मतलब शुरू से ही साथ रह के इसका ज्यादातर साथ रह के ही करा है। अब 3 साल से मेरे साथ नहीं थी, जैसे ये उधर पुणे चली गई, नहीं तो ज्यादातर मैं अपने साथ ही रखती थी इसको। कहीं भी जाना तो साथ जाना है। तो कितने बहन भाई है जी? 2 है। बड़े वाला लड़का है वो भी IIT IM है। हाँ जी। वो बेंगलोर में जॉब करता है, उधर लंदन में जॉब करता है। अच्छा जी। तो रेणु बहन अपने जो छोटे बहन भाई है जो आज दर्शक भी आ रहे थे और जो देख भी रहे हैं, उनके लिए आप क्या शिक्षा देना चाहो? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे आए हैं और जो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80-90% लड़कियां थी, वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों के 94-95 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और उन लोगों का एम सुन के मुझे और भी अच्छा लगा कि किसी को टीचर बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है। बस एक थोड़ी सी शिकायत मुझे ये लगी बच्चों से, किसी ने अपनी मम्मी का नाम नहीं लिया। सिर्फ एक बच्ची ने अपनी मम्मी का नाम लिया। और मम्मियों की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सबने अपने पापा का नाम लिया, अपने दादा का नाम लिया। तो वो मुझे थोड़ा सा बच्चों से शिकायत रही। तो वो मैं ये बोलूँगी कि आगे से कभी भी बोले तो अपनी मम्मी का नाम भी लें साथ में। पर वही है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे इतना छोटी उम्र में इतने बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और आगे के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना दृढ़ हैं कि एक ने बोला कि मेरा मिशन है IAS बनना। तो वो जो शब्दों में जो पावर थी वो मुझे दिखी कि बच्चे मतलब कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं पूछना चाहूँगा जी आप कितने टाइम पढ़ाई करते थे? जैसे आप जब सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो थोड़ा डिफरेंट रहता है, और जब आप जॉब के साथ करते हो तो टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता है ऑब्वियसली। तो मेरी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से ही चेंज हुई। और यही चीज़ है कि सबसे बड़ी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। कोई 2 दिन सेम नहीं होगा कभी भी। कभी किसी दिन आपको नींद अच्छी नहीं आई, किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब है, किसी दिन घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कोई 2 दिन एक जैसे नहीं होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बहुत ज़रूरी है। और जितना भी समय मिले, अगर 5 मिनट भी मिल रहा है तो बहुत फोकस से पढ़ाई करें। तो मेरा वही रहता था कि अगर मुझे जितना भी टाइम मिलता था तो मैं फोकस से पढ़ाई करती थी। ऑफिस में भी अगर रहता था कि आधा घंटा पौना घंटे का लंच ब्रेक मिल रहा है तो उसमें 5-10 मिनट में काम करके अपना खाना वगैरह खा के उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस तरह से मेरे को जितना भी टाइम, मतलब जॉब के साथ तो आपको टाइम चुराना पड़ता है एक तरह से पढ़ने के लिए। जैसे आपको लंच का टाइम भी मिला था उसमें से भी आप 5-10 मिनट पढ़ते थे, ये नहीं कि आराम से बैठ गए आराम कर लिया खाना खाने के बाद भी? नहीं, आराम करने के लिए तो मतलब आराम करने लगेंगे तो फिर चलेगा नहीं काम। प्रिपरेशन भी साथ में करनी है, जॉब को भी आपको जस्टिस देना है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब में भी मतलब आलसपना करेंगे या कुछ भी अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको भी जस्टिस देंगे तो दोनों काम करना एक साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें 5-10 मिनट आप जहाँ भी चुरा पाते हैं चुरा लेना पड़ता है उसको पढ़ाई के लिए। जैसे कुछ लोग देखे हैं अगर कुछ भी प्राइवेट जॉब लग जाते हो या गवर्नमेंट लग जाते हैं तो वहाँ पर जॉब लगने के बाद अपना जो आगे की परवरिश होती है वहीं पर ख़त्म कर देते हैं कि आगे कुछ नहीं करना, ठीक है पैसे मिल रहे हैं, अपना काम चल रहा है, शादी होगी, पूरा गृहस्थी जीवन जी लेते हैं। लेकिन आप ये बताओ अब आप IAS बन गए हो, इसके बाद भी आपका कुछ सपना है, आगे क्या तैयारी चल रही है आपकी?
मेरा जैसे अभी रेलवेज में सिलेक्शन हुआ है तो मैं दोबारा देने की इच्छुक हूँ। अगर दोबारा मेरी रैंक इंप्रूव होती है तो फिर मैं उसमें लूँगी, अगर नहीं तो फिर इसी में कंटिन्यू करूँगी रेलवेज में। उसके अलावा मेरा ऐसा है कि मेरे को जैसे जॉब करके मुझे रुकना नहीं है। मेरा जैसे आगे भी मन है, अगर 4-5 साल बाद कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वापस कोई डिग्री लेना चाहूँगी, आगे पढ़ना चाहूँगी। मतलब मैं अपनी एजुकेशन नहीं रोकना चाहती जस्ट बिकॉज मेरा किसी चीज़ में सिलेक्शन हो गया है। यही जो आप चीज़ बोले हो कि बहुत बच्चों का होता है कि एक सेटल्ड लाइफ एक तरह की दिखने लगती है, कि एक सैलरी आने लगी है, एक तरह का वो दिख रहा है कि परिवार वाले बोल रहे हैं शादी कर लो, तो वो सेटल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मानसिकता की ही डिफरेंस होता है कि कुछ लोग को सेटल नहीं होने का इच्छा होती है और कुछ लोग को ऐसा होता है कि ठीक है जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब मेरा वही है कि मुझे पर्सनली संतुष्ट होने का है नहीं कि मैं किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाऊँ अभी के लिए। तो ये आजकल के बच्चे हैं, कोई किसी को फ़ोन का ज़्यादा शौक है, कोई खेलने में शौकीन है, तो कोई सिंगिंग का शौकीन है। तो पढ़ाई के अलावा आपका भी कोई शौक है? मेरे को तो जैसे ज़्यादातर तो म्यूज़िक का शौक है और जैसे मेरे को वॉकिंग का बहुत शौक है। सुबह वॉक करने जाती हूँ, जॉगिंग करने जाती हूँ, उस चीज़ का शौक है। बाकी यूट्यूब वगैरह पे टीवी सीरीज़ वगैरह देखना ये सब के शौक है। मतलब वो जितना भी समय मिलता है उसमें, और वो एक्चुअली मुझे लगता है कि पढ़ाई में हेल्प करता है क्योंकि आप रिफ़्रेश होते हो तभी आप पढ़ पाओगे। आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो। तो जब जितना भी ब्रेक मिलता है तो मैं उसी में इंजॉय करके थोड़ा अपना रिफ़्रेश होने की कोशिश करती हूँ ताकि दोबारा से पढ़ाई में मन लगा सकूँ। तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में जो भी मम्मी बना के दे जो भी मम्मी बना के दे। तो फिर भी आपकी कुछ तो पसंद होगी कि मम्मी को बार के बार, किसी को आलू के परोठे पसंद होते हैं, किसी को क्या होता है, आपकी क्या चॉइस रहती है? मम्मी से क्या बनवाना पसंद करते हो आप? मम्मी से कुछ भी जो भी मन करता है बना देती है, ऐसा कुछ है नहीं। अब एक्चुअली जब आप घर से बाहर रहते हो ना इतने साल, जैसे 4 साल में कॉलेज रही, उसके बाद अब 3 साल में पुणे रही, तो घर की लौकी की तोरी भी अच्छी लगने लग जाती है। तो अब कोई चॉइस नहीं बची है, अब जो मम्मी देती है खा लेते हैं। तो आंटी जी बहाना बताते 3-4 साल बाहर भी रही है, तो क्या करना, 3-4 साल बाहर रह जाता तो खुशी हो जाए, दिवाली जितनी खुशी हो जाए, 12 कितने साल में हुआ है तो आप वैसे तो जल्दी आ अच्छा, वैसे जब इसका ये बेरा पड़ जाएगा उधर ना हो है, आप इसके लिए क्या मना करो सर? तो जो घर में हम तो वही खा लेते हैं। वैसे तो हम रोटी खाओ मान थोड़ी आओ ना, मान इतने दिन में बाल का फिर बेटे ऊपर की सेवा होगी, आप किसा महसूस करो, क्या मना करो इसका तरफ स्पेशल? ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मल बना, ऐसा कुछ नहीं, मान इन आज खाने की कोई डिमांड नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं, जो बनता है हम खा लेते हैं। जी कर वो खुद ही लाके दे, जब मम्मी याद जो बना दे ये खुद ही ले आएगी, मेरे को बना दे। तो जी, और आपके जीवन के बारे में जो बचपन था आपका, हमारे दर्शक है जो आपके बचपन से रूबरू होना चाहे, बचपन कैसे बीता आपका? बचपन मेरा यही भिवानी में ही, 12वीं तक तो मैं भिवानी में ही थी। उससे पहले जैसे पापा की पोस्टिंग वाली जॉब थी, तो छोटे थे तब हम लोग जम्मू रहते थे, तो वहाँ की मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज है चाइल्डहुड की। उसके अलावा यहाँ पे BPS में मेरी पढ़ाई हुई 12वीं तक, तो वहाँ की जो भी है वहाँ पे अच्छा रहा। तो यही सब था बचपन में, खेलना कूदना पढ़ना। मैं बड़ा भाई जैसे हमेशा से उसे पढ़ते हुए देखा तो उससे भी बहुत प्रेरणा मिलती थी बचपन में, तो इस तरह से पढ़ते खेलते कूदते चला गया बचपन। तो कुछ दर्शक ऐसे हैं जी जिन नाम खाली नाम सुना रहा है IAS नौकरी, IAS खाली नाम सुना, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि IAS तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया को समझें कि किस किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं। और उससे पहले भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको ये जॉब करनी भी है कि नहीं करनी है, क्योंकि कई बार सिर्फ नाम सुन के लोग हो जाते हैं कि अच्छा नाम सुन लिया और हमको ये बनना है, पर क्या आपको उसमें रुचि है भी कि नहीं है, क्या आप जन सेवा करना चाहते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनना भी चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। पहले तो अपने आप से ही आपको सवाल पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर आप उसके प्रक्रिया में घुसेंगे कि किस तरह से होता है एग्ज़ाम, 3 चरणों में होता है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या क्या तरह से प्रिपेयर करना है, आपको प्री के लिए किस तरह करना है, मेंस के लिए किस तरह करना है, इंटरव्यू के लिए किस तरह करना है। और आजकल जैसे जो भी दिल्ली जाने का एक ट्रेंड था पहले कि ओल्ड राजेंद्र नगर में लेके रह के बच्चे पढ़ते थे, वो वाला ट्रेंड अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है बच्चों को, सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन हो जाती है। तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह से सब कुछ फ्री में मिल जाता है,
सब PDF वगैरह सब आजकल रहते हैं, तो सारी गाइडेंस आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी टॉपर्स वगैरह हैं उनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह सब जगह मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, तो उससे काफ़ी हद तक आप एक गेम प्लान बना सकते हैं कि आपको किस तरह से करना है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और एक डेटा है आपके फ़ोन में, तो आज की तारीख में बहुत ही आसान है इसकी प्रिपरेशन शुरू करना, इसके बारे में जानकारी लेना। जो पहले के समय में जो इन्फॉर्मेशन गैप था कि किसी को पता है किसी को नहीं पता है, आज की तारीख में इंटरनेट के कारण वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है वो इन्फॉर्मेशन गैप। तो कुछ बच्चे 10वीं पास करने के बाद इस रास्ते पर वो भटक जाते हैं कि आर्ट ले, कॉमर्स ले या साइंस साइड ले। अगर वो IAS बनना चाहता है तो उसके लिए कौन सी साइड बेहतर रहेगी? मतलब एक चाहे पेसिमिस्टिक तरीके से बोलूं, पर आप सोचो तो सिर्फ 700-800 बच्चों का हर साल होता है, तो आपको एक हमेशा बैकअप प्लान लेके भी चलना है। तो आपको कि क्या नौकरी करनी पड़ सकती है अगर आपको UPSC में नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने इस एग्ज़ाम में सफलताओं से ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, तो हो भी सकता है कि मतलब ये चीज़ आप हमेशा एक मान के नहीं चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं अपने आप को जैसे बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपको एक बैकअप लेके भी चलना है कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि कल को अगर आपका नहीं होता है तो आप उसमें भी जा सकें, एक आपको बैकअप की तरह रख सकें, तो उसको पढ़ाई करें। उसके अलावा जैसे आप ऐसा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करे। कल को मान लो आपको जैसे MBBS या डॉक्टर बनना है, तो वो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका काम आ सकता है। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो भी आपका एज ऑप्शनल काम आ सकता है। तो आपको वो दोनों ही बैलेंस बना के चलने कि आपकी प्रिपरेशन में क्या है हेल्प देगा, और दूसरा कल को अगर आपको बैकअप की तरह किसी अपनी डिग्री को यूज़ करना हो तो आप कौन सी डिग्री करना चाहोगे, तो वो दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो आंटी जी, कई बार घर में के बात हो है, पापा की में मनाना चाह कर बेटी ने, पापा पुलिस में लगाना चाहो तो माँ डॉक्टर ने मनाना चाहो, कोई पटवारी लगाना चाहो अपना बालक ने। कई बार आपका मन में भी नो आई मत थोड़ा ने कि IAS मत रहा है मेरी छोरी ने पुलिस लाइन में भेजो या किसी और लाइन, आपका मन में भी कोई इसी देखा कि इस पोस्ट पे जो कर दो? इसने चाहा वही, हमने नहीं कभी नहीं बोला ये बनना है वो बनना, जो इसने चाहा। अच्छा, तो रेणु भाण कई बार क्या हो जाकर है किसी बंदे का खटक लग जाकर मन तो बनना है, मान कई बार क्या छोटा बड़ा ना कोई धमका दे या किसी ने बाड़े भी कई बार करे थे, आपका सम्मान समारोह देखा कई बार का मन में आई होगी हम एक दिन IAS बना तो हमारा भी सम्मान समारोह बंदा का मन में पहले तो सपने संजोले हैं, तो आपका मन मान कद नू आएगी थी किसका क्यों प्रोग्राम देखकर हाँ IAS तो बनना है एक दिन? ऐसे प्रोग्राम तो मैंने नहीं देखा, पर मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा IAS IPS थे। जो मेरी रूममेट थी उसके पापा IPS थे, तो मैं जब उन लोगों से मिली, उन लोगों की पर्सनालिटी देखी, किस तरह की उन लोगों की लाइफस्टाइल है, किस तरह की ग्रूमिंग है, वो देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुई थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा ही बनना है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके पापा IAS हैं, तो उन लोगों को देख देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी, तो उससे ही मुझे था कि मतलब कुछ करना है इस तरह का। तो कोई फ्रेंड आपकी ऐसी भी रही है जो आपके साथ में पढ़ाई करती हो और वो अब अपने मुकाम तक नहीं पहुंच गई, आपसे पीछे रह गई हो? काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि सोचो तो 4 लाख बच्चे देते हैं और निकलते सिर्फ 700-800 बच्चे हैं, तो इस एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि जो ज़्यादा लोग फेल होते हैं सिर्फ पास होने से। तो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ चले थे बट अब मतलब छोड़ चुके हैं, प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं या फिर अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, दोनों ही चीज़ें तो हैं काफ़ी लोग ऐसे। तो अच्छी बात है, आपकी भगवान की कृपा से आपका सिलेक्शन हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो कितनी बार और ट्राई करते आप? मैं बस एक बार और ट्राई करने का सोचा था, बस उसके बाद फिर जो भी मेरी जॉब थी मैं उसी में कंटिन्यू करना चाह रही थी। ऐसा क्यों कि आप एक बार और ट्राई करते तो फिर आप अपनी जॉब में, ये तो वही बात है कि जैसे आप 2 मिनट पहले करे थे कि बंदा कुछ भी है जो जॉब में सेटल हो जाता है, बाकी वो जो अपने सपने खो देता है, तो अपने आप औरों के लिए भी ये कहते हो कि अपने बंदे को अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कहती हो? एक वो होता है ना कि पर ये है कि मुझे जैसे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे कुछ 1-2% ही लोग होते हैं जिनके एक्चुअली सपने पूरे हो पाते हैं लाइफ में। बाकी हम सब तो मतलब जो मिल गया वो कर रहे हैं ना। हर कोई इतना लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है, तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं मतलब अगर मुझे इस बार अटेम्प्ट में भी नहीं होता तो मुझे यही लगता है ना कि शायद लक मेरे साथ नहीं है, मेहनत कितनी भी कर लूँ, तो लक और मेहनत दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो
मेरे ख्याल से लक और ट्राई करना चाह रही थी एक और बार, क्योंकि मेहनत तो थी ही हमेशा से, तो मैं लक और ट्राई करना चाह रही थी एक बार। अगर फिर नहीं होता तो फिर ये चीज़ को मेरे को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ना एक पॉइंट पे, क्योंकि आप फिर अपनी खुशी खो देंगे उस तरह से अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो इसलिए फिर एक अटेम्प्ट के बाद अब मैं एक्सेप्ट करने वाली थी इस चीज़ को कि शायद मेरा लक नहीं है इस चीज़ में, मेहनत चाहे कितनी भी कर लूँ मैं। तो जी अब वैसे बात करें मैं करने नीचे चैनल पे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन शादी के बारे में क्या विचार आपका? अभी तो कोई विचार नहीं है, अगर कुछ आता है ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में तो फिर देखते हैं। चलो, तो अपने भाई छोटा है बड़ा? मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है? मेरा बड़ा भाई लंदन में जॉब करता है, शादीशुदा है वो। तो अब तो भाई भी आया होगा यहाँ पे? हाँ। नहीं वो भाई नहीं आ वहीं पे, पाया? हाँ वहीं पे। अभी तो कोरोना के कारण सब इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह बंद था ना, अच्छा तो इसलिए वो लोग वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे। तो आंटी ये बहन आज जा रही है, आप गांव के कितने लोग आते मिले, क्या महसूस कर रहे हो आप? अच्छा महसूस करे, काफी लोगों से मिले। आंटी मड़ी जोश में बोले। काफी लोगों से मिले भाई, काफी लोग ऐसे मिले। मतलब कोई तो तेरे भी गांव में इसी डब्बन होगी जिन साल से भी नहीं मिली होगी आज? हाँ एक दो तो थी ऐसी जो साल 6 महीने में मिले। अच्छा चलो राम से बोले। तो चलो अंकल जी तो बात करा और भी, बस 2 मिनट का और खींचांगे इंटरव्यू ना। राम राम अंकल जी, आ जाओ एक बार थोड़े और पास में आ जाओ। अरे बस इस जोश तो कह दो हमारे दर्शक राजी हो जाए। राम राम सुने पास हैं। राम राम भाई, राम राम सब ने, राम राम। अच्छा जी, तो अंकल जी ये आगे की आपकी क्या तैयारी है? चलो बढ़ना तो बता दी, ये आप क्या कुछ करना चाहो आगे? बस हमारी क्या तैयारी है, अभी जो नहीं अपनी ट्रेनिंग करेगी उसके बाद फिर इसकी शादी की तैयारी करेंगे। अच्छा और क्या, अभी उम्र भी होगी शादी की। बिल्कुल बस इसका गोल बिजनेस जो जिंदगी में सोचा था वो भी तकरीबन इसने हासिल कर लिया। बिल्कुल जी। भाई चलो IAS में आ गया भाई, उसमें थोड़ा रैंक पीछे आया है लेकिन अचीव कर लिया। अब की बार और इम्प्रूव हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, बस बाकी तो सब भगवान की दया है। तो ये तो राम की माला रटनी है ना, ये मतलब नौकरी में मैं 2 साल तो नौकरी करूँ, उसके बाद राम की माला रट शुरू कर देखांगे। राम की माला रटाएंगे, थोड़ी बहुत समाज सेवा कराएंगे। अच्छा ये बस 2 साल तो नौकरी के बच रहे मेरे 58 साल होने में। चलो जी। तो तो जी बात आओ इसकी शादी की, इसकी भी शादी कर दो, भाई भी लंदन हो रहा, तो आपका तो अभी 3 ऑप्शन हो गए, या आप अकेले रह लो, या भाई साहब के साथ लंदन चले जाओ, या अपनी रेणु बहन के साथ रह लो, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? खैर लंदन वाला तो हम नहीं चुनेंगे, अपना घर परिवार अपना देश तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाकी वही लड़की है, लड़की के पास भी नहीं रह सकते माँ बाप, भाई आना जाना लगा रहेगा, कभी वो आ गया कभी ये आ गया, कभी वहाँ चले गए। शादी अपने रिटायरमेंट के बाद तो काम ही क्या है, घूमना फिरना मौज करनी अपने। बाकी सारी चीज़ होगी, घर बढ़ गया, बच्चे सेटल हो गए अपना, और क्या लेना जिंदगी में, बचा क्या है। मैं हमारे सभी दर्शकों को और सब आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कोई 2-4 लाइन और बताओ जी। मैं तो ये सब जो मैंने उस टाइम भी कहा अपने जो मेरे को मौका मिला उन्होंने 2 शब्द कहने का, उसमें भी मैंने कहा था और मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि ये मुझे अपने सम्मान से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों की प्रेरणा के लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा था और होना भी चाहिए। अगर ये बच्चे थोड़ी सी भी प्रेरणा ले पाते हैं, हम जो 3 थे हम लोगों से, तो मेरे को लगता है वही सबसे बड़ी सफलता है कि अगर कोई भी एक बच्चा भी अगर इस चीज़ में से निकल पाता है तो इस आज के प्रोग्राम की वही सफलता होगी। और यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अब अपने आगे जो भी एम बना रहे हैं किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से अपनी मेहनत दें, पूरी तरह से अपना पूरा 100% दें। और अगर उनका लक्ष्य साथ रहा तो अपने हमेशा अपने लक्ष्य में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।